आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के डीपीपी 1 को। और डीपीपी 1 आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। डीपीपी 1 में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग डीपीपी और मॉड्यूल पूरा सॉल्व कीजिए। इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जेनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही फंडा है और ये फंडा है कि आप क्वेश्चंस को क्लियरली पढ़िए। जितने क्लियरेंस के साथ आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को उतने अच्छे से सॉल्व कर पाइए। लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से पढ़िए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जाइए और आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन। येलो सीड को डोमिनेंट बोला गया है ग्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट लाइन है, इफ ए heterozygous yellow seeded plant is crossed with green seeded plant, what ratio of yellow and green seed plant would you expect in F1 generation? मतलब heterozygous येलो जो डोमिनेंट है और ग्रीन जो रिसेसिव है उसको क्रॉस किया जा रहा है और F1 प्रोजेनी में एक्सपेक्टेड रेशियो पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन था उसको हम लोग लेयर बाय लेयर समझें। अब देखिए इस क्वेश्चंस को बनाना कैसे। जो कह रहा है वो आपको करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बोला है heterozygous येलो, तो आप ये ले लीजिए कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और बोला है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है। अब अगर हम गैमीट बनाएंगे तो इससे बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इससे बनेगा स्मॉल वाई। तो आप गैमिट बना लीजिए, गैमिट यहां पर, और गैमिट में लिखते चलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसका गैमिट बनेगा स्मॉल वाई। ठीक है ना। क्रॉस करेंगे तो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। मतलब ये कैपिटल वाई वाला तो हो जाएगा येलो क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई जो दोनों है वो हो जाएगा ग्रीन। तो आप 4 में देख रहे हैं कि 2 येलो है 2 ग्रीन है, तो 50-50 इसका आंसर जाएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चंस के लेयर बाय लेयर में जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं कि किस तरह से, अगर कॉन्सेप्ट में जो भी पॉइंट आएगा, अब बस कॉन्सेप्ट से इधर उधर मत होइएगा। जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन जो है आपसे गलती नहीं होगा। ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं कि जेनेटिक्स जब हम पढ़ा देंगे तो मेरा बच्चा किसी को भी पढ़ा देगा, इसीलिए नहीं बोलते हैं। जेनेटिक्स में टाइम दिए हैं, एक एक बच्चे को समझाए हैं कि कैसे गैमीट बनाना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। उसके बाद आप जेनेटिक्स के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन से है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ जीन टेक प्लेस ड्यूरिंग। जीन का सेग्रीगेशन सेल डिवीजन के किस फेज में होता है? तो आप याद कीजिएगा, प्रोफेज में क्या हुआ था, मेटाफेज में क्या हुआ था, एनाफेज में क्या हुआ था और टीलोफेज में क्या हुआ था। आपको मालूम है कि प्रोफेज में क्रोमैटिन कॉन्डेंस करना शुरू किया था, मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर आकर के इस तरह से अलाइंड हो चुका था, समझ रहे हैं ना। और एनाफेज में वो डिवाइड किया था काइनेटोकोर से टूट करके। तो इसका आंसर, जैसे ही आपका क्रोमैटिड अलग हुआ उसका जीन भी अलग हुआ और आंसर चला जाएगा एनाफेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बार बार एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और तीसरे क्वेश्चंस में कह रहा है एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज टर्म्ड एज। इनहेरिटेड कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर, बी में है ट्रेट, सी में है जेनेटिक प्रोफाइल और डी में है जीनोटिपिक कैरेक्टर। बहुत बार हम आपको पढ़ाने के क्रम में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम इसको ट्रेट बोलते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर को ट्रेट बोलते हैं, ट्रेट। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड का, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज, तो आंसर होगा थर्ड का बी। हम लोग बोलेंगे इसको ट्रेट, ट्रेट याद रखिएगा। थर्ड का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ कह रहा है, फोर्थ में क्या कह रहा है? द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है तो हम लोग इसको किससे डिटरमाइन करेंगे? देखिए सबसे पहले हमको इसमें समझना होगा बैक क्रॉस को। बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 जनरेशन को पेरेंटल जनरेशन से, मतलब बैक में जाकर के बैक जनरेशन से क्रॉस करवाना बैक क्रॉस कहलाता। बैक क्रॉस का दो पार्ट होता है, टेस्ट क्रॉस और आपका आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस कर देंगे तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाए। और टेस्ट क्रॉस से ही हम पता कर सकते हैं कि पेरेंट जो था, पेरेंट का जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। ये तभी पता चलेगा जब हम इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देंगे। तो इसमें मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो टेस्ट क्रॉस है। बैक क्रॉस भी होगा लेकिन बैक क्रॉस का पार्ट है आउट और टेस्ट, तो आउट से पता नहीं चलता है, टेस्ट से पता चलता है। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर आंसर बोले हैं वो आंसर आपका टेस्ट क्रॉस दिए। फिर हम लोग 5th नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। वो एक्चुअली जब कट करते हैं ना तो पीछे जो डिस्कस करते हैं बोर्ड पर वही लिखा आ जाता है, इसलिए उसको एक बार क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले विच वन, 5 नंबर के क्वेश्चंस में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर हम इसमें से किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो पहला है alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 जनरेशन। पहला ही स्टेटमेंट आ गया। ये पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है ना वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशंस है कि नहीं, द एलील गेट सेपरेटेड। ये आंसर्स जो है, पहला ही जो आंसर आ रहा है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। भी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। फैक्टर्स अकर इन पेयर, लॉ ऑफ डोमिनेंस से आता है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, समझ रहे हैं। और आउट ऑफ वन फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। तो इसका जो आंसर जाएगा वो एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील किसी तरह का कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। बाकी तीनों को BCD को आप लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जरूरत है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चंस पे आए। 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व 3 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर which will give rise to the F1 hybrids which are heterozygous for 3 gene। heterozygous बोला, मान के चलिए A इस तरह से लिखिएगा। यहां पर AA होगा, BB होगा और CC, 3 heterozygous पेयर लिए हैं। और पूछ रहा है इसमें गैमीट कितना बनेगा। कुछ मत कीजिए, 2 to the power n पर जाइए, नंबर ऑफ heterozygous पेयर गिनिए 1 2 3,
तो इस पर दीजिए, आएगा 8, आंसर होगा इसका 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 नंबर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 7 की ओर। 7 पे देखेंगे क्या कह रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग traits studied by Mendel in Garden P was recessive character। इसमें से पूछ रहा है कि मेंडल में से जो पढ़ा है वो उसमें से कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव है। तो कैरेक्टर आप याद रखिएगा, एक्सियल फ्लावर ऑफ पोजीशन है, ग्रीन क्वार्टिलिडन कलर है, ग्रीन पॉड कलर है ना, और येलो सीड कलर है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा रेसेसिव है। तो रेसेसिव है ग्रीन क्वार्टिलिडन कलर, ठीक है ना। इसमें से हमको रेसेसिव कैरेक्टर पूछ रहा था, तो रेसेसिव आपका जो आंसर है उसको भी हम लोग देख चुके हैं, और वो है ग्रीन क्वार्टिलिडन कलर। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो याद करने वाला है। उसके बाद है 8, व्हेन एन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस बर्थ आइदर ऑफ टू पेरेंट। किसी में से भी समझाएं कि अगर हम F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर दे, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे आपका F1 जनरेशन आया कैपिटल T स्मॉल t, आप इसको क्रॉस कर दीजिए कैपिटल T कैपिटल C के साथ या स्मॉल t स्मॉल t के साथ, है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ कर दिए हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे आउट क्रॉस, और अगर हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ कर दिए हैं तो बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। तो जो अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ किए हैं तो आउट क्रॉस बोलेंगे, आउट क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग 8 नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। 9th नंबर पे आएंगे, कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर चूजन बाय मेंडल। तो कितना पेयर? 7 पेयर। ये इजी क्वेश्चन है, 9 का होगा सी, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन इजी था। और 10 नंबर है, 10 को हम लोग देख लेते हैं। 10 को हम लोग क्या कह रहा, इफ अ होमोजाइगस रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट प्लांट। देखिए कह रहा रेड को, रेड कलर फ्लावर को व्हाइट से हम लोग क्रॉस किए, ठीक है ना। इसमें स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस जलापा किसी की भी बात नहीं कर रहा, सिंपल दिया है, समझ रहे हैं ना। तब आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस मान करके सॉल्व नहीं करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है। इसका गैमिट बनेगा आर, इसका बनेगा आर, जनरेशन आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ऑल आर रेड होगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग डीपीपी 1 को डिस्कस किए हैं। कहीं पर किसी को कोई डाउट हो, जेनेटिक्स को एकदम धुरंधर की तरह पढ़ना है। जेनेटिक्स मेरा बच्चा किसी को पढ़ा सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में टाइम देते हैं, एक एक बच्चों से पूछते हैं, है कि नहीं। चाहे वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो या फिर जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स हो, कहीं पर एक भी डाउट किसी का नहीं रहेगा। आपको बस करना इतना है कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को, डीपीपी के सारे क्वेश्चंस को, है कि नहीं, और क्लास टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। उसके बाद आप जेनेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसिए। किसी क्वेश्चंस का औकात नहीं है जो आपको वो आ ले, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ के रहिएगा। बाकी क्वेश्चंस और भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।